अस्सलाम। अच्छा, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, क्या पढ़ा था? फास्ट में। अच्छा, फास्ट में कुछ टॉपिक्स भी थे, फास्ट में भी देखा था। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का हमने थ्योरी देखी थी, ये काम कैसे करते हैं। लॉगिन जब हम यूजर साइन अप करते हैं तो उसके पीछे फ्लो क्या चलता है, हमने सपोज देखा पढ़ा था, थ्योरी करी थी। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पहले हम दोबारा एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का वर्क क्या है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन कब कब करते हैं हम? लॉगिन साइन अप पे। अच्छा, ऑथेंटिकेशन जब यूजर हो जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऑथराइजेशन कब यूज करते हैं? अच्छा, जब यूजर को लॉगिन करवाते हैं उसको हम ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, तो उधर एक टोकन मिलता है, सही है। तो उस टोकन को हम ऑथराइज करवाते हैं कि ये अब इस टू ऐप के अंदर क्या क्या काम कर सकता है। इसे ये सिर्फ क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, इसको हम एक्सेस देते हैं कि ये क्या क्या काम कर सकता है। तो हमने तब थ्योरी पढ़ी थी। अच्छा, और क्या देखा था हमने? डेटाबेस देखा था, डेटाबेस की थ्योरी। ऑथेंटिकेशन के बारे में और कुछ? डेटा सिक्योर है और सही। तो अच्छा, जब पासवर्ड हैश कर लिया तो फिर हम उसे डिकोड कैसे करेंगे? नहीं, हाँ वो तो नहीं होगी, लेकिन सही है। और क्या देखा था? पासवर्ड हैशिंग हो गई, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गई, और क्या देखा था? यही देखा था बस। अच्छा, ऑथेंटिकेशन जब हम करते हैं यूजर से तो हमें वो टोकन देता है, सही है। अब उसे क्या करवाते हैं? ऑथेंटिकेशन का पूरा फ्लो क्या था, पहले हम उसे साइन अप करेंगे यूजर, एक टोकन आएगा, टोकन पे हम उसे कहाँ से बनाएंगे? लोकल स्टोरेज पे, कुकीज में। लोकल स्टोरेज में क्यों नहीं करवाएंगे? जब हम यूजर साइन अप हो रहा है तो वो जो टोकन दे रहा है ऑथेंटिकेशन टोकन, तो वो कहाँ जाके सेव हो रहा है? हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव हो रहा है या कुकीज में जाके सेव हो रहा है, ब्राउजर में? तो कुकीज में क्यों जरूरी है जी? सही। और कोई? अच्छा, अगर हम लोकल स्टोरेज पे हैं तो क्या फिर उसका कौन से? सही। सही, तो ऑथेंटिकेशन होगी। अब ऑथराइजेशन क्या 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 था? ऑथराइजेशन में क्या पढ़ा था हमने? कोई बता सकता है? किसी को याद हो कि सैली ने क्या बताया था कि ऑथराइजेशन क्या होती है, क्या कैसे होता है? अच्छा, आप लोग बताएंगे? बता दें, सबको आइडिया हो जाएगा। जब हम लोग रजिस्टर करते थे तो एक टोकन बनता था। तो लॉगिन के अंदर ये होता है कि जब वो टोकन बन गया, हैश्ड वैल्यू हमारी डेटाबेस में स्टोर हो गई, जब लॉगिन करने आते थे हम अपना पासवर्ड एंटर करते थे तो वो पासवर्ड भी डेटाबेस में हैश्ड होके जाता था। तो फिर बैक एंड में ये चीज़ होती थी कि कंपेरिजन होता था कि जो न्यू वैल्यू हमने लॉगिन के लिए डाली है और जो हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पासवर्ड है, क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर मैच नहीं कर रहे तो लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो यही ऑथेंटिकेशन है वगैरह, ऑथराइजेशन है। ये क्या थी? ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन नहीं थी, सही है। अच्छा, और कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे हमने? ये तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये छोटा शॉर्ट सा ओवरव्यू हो गया। हमने कोई एक लाइब्रेरी भी देखी थी कि वो उसको यूज होती थी। हाँ, ऑर्गन क्या करती थी? ऑर्गन लाइब्रेरी क्या करती थी? अच्छा, सही। और हमने ही देखा था। हम देख लेते हैं और क्या देखा था हमने। सब पेलोड पढ़ा है तो सर ने पेलोड भी होता है, हेडर पेलोड। अच्छा, अभी क्या ये रखते हैं?
सर अली आगे तो ये आगे अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे हम ये पूरा फ्लो इम्प्लीमेंट करते हैं टू डू ऐप के थ्रू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया आप? तो लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन का फ्लो किस तरह चलता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में सर्च की, वो डिटेल में आपसे डिस्कस की थी। हमारी पूरी क्लास लास्ट टाइम किसके अंदर गई थी? थ्योरी के अंदर, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ऑथेंटिकेशन के फ्लो किस तरह काम करते हैं। जब कोई यूज़र आता है, यूज़र का जो पासवर्ड होता है उसको हम डिक्रिप्ट करवाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, JWT टोकन, मिडलवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें। तो क्लास जो हमने ली थी ना, वो हमने ये चीज़ कहा था कि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों ने क्या की हुई है, इम्प्लीमेंट करी हुई है, लेकिन आप लोगों को पूरा फ्लो नहीं पता कि ये वाली चीज़ें काम किस तरह करती हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था, फ्लो। और उसके अलावा मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट याद है? आपको एक असाइनमेंट ये दिया था कि आप लोगों ने 2 क्लासेस देख ली थी। कौन सी वाली? तीसरी सर बिलाल की पेनावर्सिटी की आपने 2 क्लासेस देख ली थी, जिसके अंदर क्या किया गया था कि ये वाला पूरा फ्लो, ये वाला जो फ्लो हमने डिस्कस किया था वो सारा का सारा फ्लो प्रैक्टिकल कराया गया था। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 क्लासेस तकरीबन देखी हुई? पेनावर्सिटी की लाइव 2 क्लासेस देखी हुई? कितने लोग ऐसे? तो पता था 3 हो गए। 3 बस। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम ये चीज़ बता देंगे तो आप लोग बाकी सारी चीज़ें खुद कर लेंगे, लेकिन आप लोग ना अभी भी, मुझे लगता है कि आप लोग ना उसी वाली स्टेट के अंदर है कि आप लोगों को अभी भी जो पढ़ाया जाए वो किस तरह पढ़ाया जाए, कहते हैं स्कूल फीडिंग कराई जाए। आपको क्लास में सब चीज़ें कराई जाए, जितनी चीज़ें हम क्लास में कराएंगे आप सिर्फ उतनी चीज़ें करेंगे, बाकी उसके अलावा कोई चीज़ नहीं कर रहे। क्योंकि 2 क्लासें आए हुए, जब हम पिछली क्लास में आए थे तब 2 क्लासें हो चुकी थी, उसके अलावा तीसरी क्लास भी आ गई, जिसके अंदर आपको पूरा ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का ये सारा फ्लो बताया गया। अब अगर आप नहीं देख रहे, ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चीज़ें आती रहेंगी। आज फास्ट एपीआई है, कल एमसीपी होगा, एमसी के बाद क्लाउड की चीज़ आ जाएंगी, क्यूबरनेटीज आ जाएगी। आप एक ही चीज़ पक्की नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरी पे इतनी जल्दी मूव कैसे करेंगे? दूसरी पे तो आप तब मूव करें जब आप पहले वाले की प्रैक्टिस करें। आपको पहली ही समझ नहीं आई तो आप दूसरी पे किस तरह जा पाएंगे? और दूसरी चीज़ मैंने अपने ग्रुप में देखी है, सैटरडे वाले में किसी ने पता नहीं इस तरह कुछ कहा था कि हमें चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए, उसके बाद क्या देने चाहिए, हैकाथॉन देनी चाहिए। ये कोई बात हुई थी इस तरह की। तो आप ये देखें कि अगर आपको क्लास में पढ़ाया भी जा रहा है, फिर असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो असाइनमेंट भी नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें हम आपसे कि आप लोग हैकाथॉन करेंगे पढ़ाने के बाद? क्या गारंटी इसकी? और दूसरा ये जो आपके हैकाथॉन है वो कौन सा आपने खुद करना है? आप तो इस तरह कह रहे हैं कि हमें पढ़ाया जाए सारी चीज़ें। ये पढ़ाने वाली चीज़ तो आप तब कहते जब आप हैकाथॉन खुद कर रहे होते। हैकाथॉन कौन कर रहा है आपके? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट हमने बता दिए थे, फिर भी आपने नहीं किया। फिर आप बताएं कि ऐसी क्या वजह है, पहले वजह बता दें कि ऐसी क्या वजह है कि आप काम नहीं कर रहे। एक तो अब या तो आप मसरूफ बहुत है, टाइम ही नहीं मिल रहा आप लोगों को, या तो ये हो सकता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने ये 2 क्लास क्यों नहीं देखी? हैकाथॉन कर रहे थे सारे, हैकाथॉन कर रहे थे, सारे हैकाथॉन में मसरूफ थे, ठीक है। हैकाथॉन की डेडलाइन कब थी? संडे को। संडे के बाद क्या किया? मंडे या संडे को थी इस तरह। इसके बाद क्या किया? हैकाथॉन 0। और फिर 0 के बाद आपको पता है कौन सा आएगा? 5। फिर 5 के बाद आप लोगों का क्या है? टेस्ट है। कौन सा वाला? कि FT का टेस्ट है, वो उसके 6 चैप्टर है वो। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जिस तरह आप कह रहे थे कि मैंने उम्मीद ये की थी कि
आप लोग चीज़ें कवर कर लेंगे जो 2 क्लासें थी, और उसके अलावा एक और क्लास आ गई है पेन यूनिवर्सिटी के ऊपर, पेन यूनिवर्सिटी के चैनल के ऊपर तीसरी क्लास, जिसके अंदर आप लोगों को ऑथराइजेशन भी बताई गई है, सब चीज़ें बताई गई है। तो अब अगर आपने 2 ही नहीं देखे तो मैं आपको तीसरी क्लास का कैसे कहूँ? क्या आप तीसरी क्लास भी देख लीजिएगा? तो ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, टाइम वैसे ही कम है। मैंने आपको बताया था ना, आपके कोर्स के आखिरी स्टेज चल रहे हैं, कि आपकी क्लासें बहुत जल्द एंड हो जाएगी। तो अगर आप एंड टाइम पे भी आके ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं आप वो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मुझे बताएं गवर्नर हाउस खत्म होने के बाद क्या करेंगे आप? क्या सोचे? तब क्लास में आप लोगों के ऊपर एक चीज़ का प्रेशर है, एक चीज़ कही गई है, आप वो नहीं कर रहे, आपको पता है सिर्फ मुझसे सवाल होगा। गवर्नर हाउस के बाद तो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। मैं यही कह रहा था कि अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, अभी जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, हैकाथॉन भी आप लोग कब करते हैं? बिल्कुल एंड टाइम पे, जब सर अमीन का मैसेज आता है ज़्यादातर। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल आप लोग हैकाथॉन भी कर रहे हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिन्होंने हैकाथॉन 2 सबमिट कर दिए? 5 पेजेस। सबमिट वाले कितने? कितने लोग ऐसे जो रह गए? 1। और कितने लोग रह गए? अच्छा, ऐसे लोग कितने हैं जो रह गए उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था? वाले कितने लोग? तो ये आप लोगों ने सबसे बड़ी एक गलती की है कि जिन्होंने हैकाथॉन स्टार्ट कर दिया था और सबमिट नहीं किया। हैकाथॉन 2 आपका जितना हो गया था, मैंने आपको ये क्लासों में भी समझाया था कि आपका जितना भी हो गया है, आप वो क्या कर दें, कम से कम डेडलाइन से पहले पहले सबमिट कर दें। अब अगर आपने वो सबमिट किया होता तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स तो आते, चेक होने के बाद कुछ ना कुछ तो मिलता, कुछ तो किया होगा आपने, कोई 1 फेज 2 फेज 3 फेज। अब अगर आपने सबमिट ही नहीं किया इस वजह से कि मेरा कंप्लीट नहीं है, तो अब वो कंसीडर किस में किया जाएगा? 0 मार्क्स, कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। भले आपने 3 फेज किया हो, आपका थोड़ा सा हैकाथॉन रह गया, लेकिन अगर आपने डेडलाइन से पहले सबमिट नहीं किया, मेरे ख्याल में फॉर्म भी बंद हो गया ना? नहीं खुला है। खुला हुआ है? कर दें। जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक वो क्या करें, जितना हो गया, जितना भी हो गया है स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट करने के बाद 1 फेज 2 फेज जितने फेज भी हुए उसको सबमिट करें, उसके बाद कोशिश करें उसको कंप्लीट करें। इस आसरे में नहीं रहें कि पहले मैं कंप्लीट करूं, उसके बाद क्या करूंगा, मैं वहां जाके सबमिट करूंगा, क्योंकि चांसेस ये है कि आपको इसके नंबर मिले जितना आपने किया, लेकिन अगर आप सबमिट ही नहीं कर रहे तो फिर वो कंसीडर किया जाएगा कि इसने शुरू ही नहीं किया, और उसकी बेस पे शायद आपकी एलिमिनेशन हो जाए। तो ये नहीं करें, जितना हो गया उतना सबमिट करें। दूसरा ये कि अब जो आप लोगों का हैकाथॉन स्टार्ट हुआ है वो कौन सा है? हैकाथॉन 0। उस हैकाथॉन 0 में तकरीबन चीज़ें आपको आती हैं, ये फास्ट डे पे ये सारी चीज़ें। बाकी मैं चीज़ आज भी हम फास्ट डे पे ही कवर कर रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, इसको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह प्रैक्टिकली चलता है। तो मैंने आपको सारा बता दिया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको ये सारी चीज़ें 3 घंटे में बताई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट किस तरह होंगी, किस तरह एपीआई को ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज करना, ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखी। ये हम आज की क्लास में देख रहे होंगे, और आज की क्लास हमारी फास्ट एपीआई की लास्ट क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करेंगे वो क्या होगा? एमसीपी, क्योंकि एमसीपी रिक्वायरमेंट किसकी है? आपके हैकाथॉन। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो आप लोगों की शिकायत है ना कि हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, पहले हैकाथॉन दिया जा रहा है, सही है, जस्टिफाइड है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप लोग जिस लेवल पे आ गए, मैं सच बताऊं आपको किसी की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी, अच्छा कुछ बातें नहीं कर रहे, आप लोगों की आवाज आ रही है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी कि आपको हैकाथॉन देने से पहले आपको वो चीज़ पढ़ाई जाए, तो इसका मतलब आपने अभी तक जितने आपके हैकाथॉन हुए, चाहे वो क्वार्टर 2 का हो, ई कॉमर्स वाली है, या जो अभी हैकाथॉन हो रहे हो, आप उन हैकाथॉन से ना कुछ सीख नहीं रहे। हैकाथॉन का मेन मकसद क्या होता है कि आपको जो चीज़ें आती हैं वो बिल्ड करो। अगर आपके पास हैकाथॉन के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको नहीं आती, वो आप सीख के इम्प्लीमेंट करें।
तो अभी के लिए आप अगर इस चीज की वजह से हैकाथॉन नहीं कर रहे कि हमें फास्ट एपीआई नहीं आ रहा, तो आप खुद से सीखें। आपके पास क्या फास्ट एपीआई के गवर्नर हाउस में पढ़ाई जा रही है? फास्ट एपीआई एक फ्रेमवर्क है, हर कोई पढ़ा रहा है। आप यूट्यूब पे कभी फास्ट एपीआई लिख के तो देखें, आपके पास इतनी रिसोर्सेज आएंगे आपके लिए सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा किसको देखो, क्योंकि हर यूट्यूब पे हर कोई एक से बढ़ के एक पढ़ा रहा है। उससे बेहतर क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पढ़े। दूसरी चीज ये, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वो चीज इंप्लीमेंट करें, क्लाउड की मदद लें, बल्कि आप जो सीएलआई टूल यूज कर रहे हो उसकी मदद लें सीखने में। आप कोड लिखवाएं, उसी क्लाउड को बोलने कि ये वाला कोड मुझे समझा दो, क्या मुश्किल है इसमें? क्या वो जो एआई का टूल आपके लिए कोड कर रहा है क्या आपको समझा नहीं सकता? समझा सकते हैं। तो ये वाली चीज, अगर आप अभी तक ये वाली चीज सोच रहे हैं कि हमें वो चीज पढ़ाई जाएगी फिर हम करेंगे, तो ये चीज गलत है। इसको अपने जहन से निकालें, क्योंकि जब गवर्नर हाउस खत्म हो गया, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है अगर उसके अंदर नई रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो प्रोजेक्ट लेने से मना कर देगा। क्यों मना नहीं करेंगे? सारे पैसे मिल रहे उसके। अब जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप उसको सीखेंगे भी, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम भी वाला एटीट्यूड दिखाया कि मुझे ये चीज नहीं आती, मैं सामने वाले को मना कर दूं, वो गलत है। तो आज के टाइम पे ना, आज जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या है कि आपके पास ना कोई प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा। आपके पास काम आता है पीएचपी में, आप वो भी करते हैं। आपके पास काम आता है पाइथन में, आप वो भी कर रहे हैं। जेएस में आ रहा है, वो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है काम कौन कर रहा है। काम कौन कर रहा है आपके लिए? एआई। आपको जो स्किल आनी चाहिए सबसे बेहतर, वो क्या है? एआई से काम निकलवाना आना चाहिए सही तरीके से। आजकल यही चल रहा है। आप जो हैकाथॉन कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम आपसे ऑथेंटिकेशन पूरी पूछी, मेजोरिटी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि इम्प्लीमेंट किया है किसने किया है? एआई ने। आपको चीजें नहीं पता थी। तो अगर आपने ये थोड़ी सी चीजें ये वाली पढ़ना शुरू कर दें खुद से, आप एआई से कोड लिख रहे हैं ना अगर, और एआई से कोड लिखवाने के बाद आप उस कोड को रिव्यू भी नहीं कर रहे, उस कोड को समझ भी नहीं रहे, तो मैं आपको सच बताऊं, आपके अंदर और नॉन टेक्निकल बंदे के अंदर कोई खास ज्यादा फर्क है नहीं। क्योंकि ये वाला काम जो आप कर रहे हो, ये नॉन टेक्निकल बंदे भी कर लेगा। आप बैठ के क्या कर रहे हैं? बस एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट लिखवाने के नॉन टेक्निकल बंदा नहीं लिखवा सकता। वही आपने एआई से बात पूछी, एआई से प्रॉम्प्ट लिखता, वही आपने प्लॉट को ला के दे दिया। एक बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं आप बैठ के, बस अलाउ अलाउ, लेकिन वो भी नॉन टेक्निकल कर लेगा। आप भी नहीं पढ़ रहे अलाउ करते हुए, वो भी नहीं पढ़ेगा। मुझे बताएं, अगर ये वाला काम जो आप कर रहे हैं ये नॉन टेक्निकल बंदा भी कोई कर सकता है, तो आप में और नॉन टेक्निकल में फर्क क्या हुआ? आपने 2 साल भी लगा दिए यहाँ पर, 2 साल तो जाया हो गए आपके फिर। सोचे इसको। आपने बिल्कुल रोबोट नहीं बनना है, या बिल्कुल ऐसा नहीं बन जाना कि एआई पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि एआई आपको जो कोड कह रहा है आप उसको कह रहे हैं कि हाँ यही कर दो। आपने क्या करना है? उन चीज़ों को समझना भी है, आपने उन चीज़ों को पढ़ना भी है। आप अभी के लिए ये सारे काम करवा लोगे, लेकिन आप फंसोगे कहाँ पर जाके? आपको जॉब नहीं मिलेगी फिर। क्योंकि जॉब में जब आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, इंटरव्यू ये नहीं कहेगा कि मैं आपसे सवाल करूँ, ये लो मेरा मोबाइल, आप चैट जीपीटी करके बता दो। ऐसा नहीं होता कभी भी। क्या होगा कि वहां पर क्या चीज़ चेक की जाती है? आपकी नॉलेज। नॉलेज तो आपने गेन ही नहीं की। आपने क्या किया? डिपेंडेंट किस पर है? एआई के ऊपर। आपने किसी एप्लीकेशन में पूरा ऑथेंटिकेशन का फ्लो लगाया हुआ है, आपसे वो फ्लो ही पूछ ले, आप बता पाएंगे कभी? अब तो शायद बता दें, आप लोगों ने पढ़ लिया, बता दिया, थोड़ी सी एफर्ट्स खुद की हो, लेकिन क्या पहले बता पाते? और इंटरव्यू में ज़्यादातर क्या होता है? आपकी प्रोजेक्ट डिस्कस होते हैं, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है। इंटरव्यू में क्या कहते हैं? वो आपका एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो आपसे फिर उसी प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल करते हैं। तो अगर आप कभी अपना प्रोजेक्ट ही नहीं समझा पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपको जॉब देगा? तो आपने इतना एआई के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि बस बैठ के क्या कर रहे हैं आप, अलाउ अलाउ। इसको सोचे। अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा अलाउ अलाउ करने में कि यार ये सारा काम वो कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा काम भी हो रहा है। लेकिन खतरे में क्या है फिर आपका? इस अप्रोच से अगर आप चल रहे हैं, आपका फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में, क्योंकि अलाउ अलाउ बैठ के कोई भी कर लेगा। कोई बॉडी बना दे जो अलाउ अलाउ करते रहे आपकी जगह, कहाँ गया? बहुत आसानी से गए। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप वो चीज़ को समझ रहे हो, आपको पूरा फ्लो पता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एआई को समझाने के लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एआई को समझाने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत है? डोमेन नॉलेज की। अगर आपके पास डोमेन की नॉलेज ही नहीं है, आप एआई को भी क्या समझा पाओगे? और आज के टाइम पे ना, अगर आप देखें, एआई आपके लिए परफेक्ट तो हुआ है,
एआई काम तो कर रहा है, लेकिन एआई आज भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ है कि वो बिल्कुल सारी चीजें सही करके देते। आप कभी एआई से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ कभी आप नोट करें वो एक दो चीजें मजीद गलत भी करता है। तो फर्ज करें कि एआई से आपने HTML का कोड लिखवाया हुआ है, आपको पता है कि डिफ का क्लोजिंग टैग बंद नहीं है। अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आपको पता है यहाँ पर मसला क्या है, आप खुद कर लोगे वो काम। लेकिन क्या नॉन टेक्निकल बंदे को ये पता होगा? वो डिफ क्लोज कराने के लिए भी कहाँ जाएगा? एआई के पास। अब एआई ने डिफ तो क्लोज कर दिया, लेकिन दो काम और बिगाड़ दिए, फिर आप उसको सही कराओ, फिर आप उसको सही कराओ। तो एआई अभी भी इतनी परफेक्ट नहीं है कि आपको ये सारी चीजें करके दे। आपने गेन क्या करनी है? बस डोमेन नॉलेज। जो चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोशिश करें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। आप अगर एक चीज 2 दिन में बना रहे हैं, आप 3 दिन बना लें, 3 दिन में बना लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो तीसरा दिन आप लगाएं, जो कोड आपने किया है उस कोड को समझे, उसका फ्लो समझे, उसके कोड को समझे, कोड लिखा हुआ किस तरह से, सारी चीजें। आप लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं अंदर आप लोग कोड लिखते हुए, क्योंकि क्लाउड क्या करता है, पैकेजेस भी आप लोग खुद इंस्टॉल कर रहे हैं, कोडिंग में जाके खुद चेंज कर रहे हैं। हम तो इतने वो हो गए कि हमने एनवायरमेंट वेरिएबल का एक्सेस भी दे दिया उसको, कि ENV मैं खुद सेट नहीं करूंगा, ENV मेरे लिए कौन सेट करने जाके क्लाउड। भाई वो आपकी प्राइवेट कीज है। आपकी कोई डेटा अगर एआई में चले जाए, वो ट्रेन हो जाता है मॉडल के अंदर, वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपकी कोई की इस तरह की किसी मॉडल के साथ ट्रेन हो गई और कहीं वो यूज हो गई, क्या करोगे आप? तो ये चीजें आपने क्या रखनी है, बचा के रखनी है। आपने जब भी ये वाली चीजें यूज करनी है उसको लिमिटेशंस लगानी है कि कभी भी इस पॉइंट से आगे वो जा ही ना पाए। आप स्टार्टिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बता दो कि आप ENV को एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी अगर आप जिस फाइल को एक्सेस करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि अगर ENV को एक्सेस कर लिया, आपकी सीक्रेट कीज कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इससे बचना है आपने। एआई को यूज करें लेकिन सही तरीके से और समझे कोड को, क्योंकि आप लोगों का जो अब फेज आ गया, फेज तो आपको काफी टाइम पहले आ गया था, लेकिन अब अगर कोड सेंड हो गया, कोड सेंड होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन यही होगा कि आपने जाना किसके ऊपर है, जॉब पे जाना है। अभी तो आप घर वालों को भी ये कह देते ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, जब आपका कोर्स खत्म हो गया घर वाले क्या कहेंगे आपसे, बेटा अब तो पढ़ लिया, अब आगे यही होगा ना। अभी तो 2 साल में तो यही करा आपने कि घर पे यही कह रहे हैं कि पढ़ रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ। 2.5 साल हो गए, पौने 6 महीने आगे चल रहे हैं, 2 साल हुए। को शुरू हुआ था, मैंने स्टार्ट 6 फेब को हुआ था, 6 फेब 6 फेब को स्टार्ट हुआ था और 2 साल अब हो गए। तो अगर आपने भी ना घर वालों को कहा हुआ है कि हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक तो आप ये वाली चीजें घर वाले आपको समझ जाएंगे। आपका जैसे कोर्स खत्म होगा, आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ सही बात, कि पूछेंगे आपसे आपके घर वाले, बेटा अब तो कोर्स भी खत्म हो गया, आगे क्या करना है? तो या तो बचने के लिए आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेना, बोलो कि वहां पढ़ रहा हूँ जाके, या तो क्या कर लेना भाई, जॉब पे चले आना, दूसरा वाला ऑप्शन। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी चीजें आपको आती है, अभी आप लोग ऐसे खतरनाक लोग हैं कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ के बैठे हैं। आपको वेब डेवलपमेंट भी आती है, आपको एजेंट्स बनाना भी आता है, आपको डिप्लॉयमेंट भी आती है, बहुत कुछ आता है आपको। लेकिन सही से क्या आता है, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि उस बंदे ने जिसने किसी एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट किया, उसी के बारे में मजीद नॉलेज हासिल की, वो तो इंटरव्यू क्रैक कर जाएगा आराम से। लेकिन आप लोग फंसेंगे जो कि सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, एआई के ऊपर। इसका ख्याल रखें। तो ये कुछ चीजें थी जो बताना जरूरी है। अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी रमजानों के अंदर मैं आपको ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गला मेरा अपना ही है। यहाँ तो हो जाता है कि मैं अभी बता दूं, पानी पी लूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। रमजानों में नहीं हो सकता। रमजानों में मैं कोड लिख के लाऊंगा, कम बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा ज्यादातर। ये होगा, आपको टॉपिक देंगे, हम क्या करेंगे, मिल बांट के सारे काम कर रहे होंगे। मैं क्यों बोलूँ भाई 2 घंटा खाली, मेरा भी अपना गला है, आप लोग भी थोड़ा इस्तेमाल करें। या तो हम ये वाली चीज यूज कर रहे होंगे, या तो हम कोऑर्डिनेटर से यूटिलाइज कर रहे होंगे।
हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, हमारे पास सीआर भी हैं, मिलकर पढ़ा लेंगे। कोई आधा घंटा वो पढ़ाए, 1 घंटा सिर्फ मैं पढ़ा ले, आधा घंटा कोई और कोऑर्डिनेटर पढ़ा ले, मैं मैनेज कर रहा हूँ बस। गर्मी गर्मी कहाँ है, सही तो है, मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन रमज़ानों में हाँ इसी तरह रहेगी, लेकिन रमज़ानों में ना आप लोगों की क्लास टाइमिंग्स कंफर्म नहीं है, टाइमिंग्स अनाउंस हो जाएगी, लेकिन लास्ट ईयर वाली जो क्लास, लास्ट ईयर वाली जो टाइमिंग्स थी वही होंगी। हर टाइमिंग थी 11 से 1, सुबह 11 से 1, और क्लास की ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, तकरीबन 2 घंटे। अच्छा है, फ़ायदा ही है। 3 घंटे आप लोग भी नहीं बैठ सकते, 3 घंटे फिर हम पढ़ा लेंगे, हमारे पास बहुत सारे टीचर है, पढ़वा लेंगे किसी न किसी से। लेकिन आप लोग 11 बजे का टाइम है ना, तो आधी आवाम सो रही होगी यहाँ पर, और ये हमने देखा है पिछले साल। इस शहरी के बाद सोते नहीं है, आधी आवाम तो सोती रह जाती है, जीएच ही नहीं आती। और फिर उसकी सूरत हाल क्या होती है कि अगर 1 महीना ना आए तो वो बैठे हुए पीछे तारीख भाई, तो वो क्या करते थे, आपको रमजानों के बाद आप अटेंडेंस लगा रहे होते हैं, वही से बाहर भेजते थे। आपको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। या आप लोग की अटेंडेंस सिर्फ देखने के लिए नहीं लगाते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है, 3 छुट्टियाँ एक साथ करके देख लें, तो ये कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं ये सारे। तो रमज़ानों में आने, रमज़ानों में कोई हमारी ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, 2 से 3 बड़ी मुश्किल, या तो सिर्फ 2 होंगी या तो 3 होंगी। आखिरी अशरे का आपको पता है, आखिरी अशरे में क्या होता है, यहाँ पर ऑफ दे देते हैं, तो उसके अलावा 2 ही क्लास रहेंगी बड़ी मुश्किल से। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ना बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था इसकी सारी। तो लास्ट क्लास में मुझे, अगर आप जल्दी से बता दें कि हमने क्या क्या कवर किया था। एक तो हमने ऑथेंटिकेशन का फ्लो देखा था, ऑथेंटिकेशन का फ्लो क्या होता है। उसके अलावा हमने हैशिंग को डिस्कस किया था। उसके अलावा JWT, उसके अलावा मैंने आपको बताया था मिडिलवेयर। ये कुछ 4 कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी किसी यूजर को आपने ऑथेंटिकेट करना हो, तो उससे पहले आप ये पूरा ये वाला फ्लो बनाते हैं, आपने किसी भी राउट को सिक्योर करना हो। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर हम जल्दी से ये वाली चीज को दोबारा डिस्कस कर लें कि जो हैशिंग थी, हैशिंग हमने डिस्कस की थी, और हैशिंग के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे थे। एक हमारे पास तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कहीं, DWD, और इसके अंदर से क्या निकाल लेते हैं हम, argon2 हैशर। ये सारी चीजें हमने बताई, लेकिन मैंने आपको अभी तक हैश बना कर नहीं दिखाया। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, आज हम हैश भी बनाएंगे कि हैश बनता किस तरह, हैश दिखता किस तरह है। उसके अलावा JWT के टोकन, ये टोकन बनाना सीखेंगे, टोकन के बाद इसको डिकोड करना है। और दूसरी चीज ये है कि जब किसी API के साथ मैं टोकन लगा के भेज रहा हूँ, तब वो मेरे पास राउट को एक्सेस कर रहा हो। लेकिन उसके अलावा अगर मेरे पास वो टोकन लग के नहीं जा रहा, तो क्या बताऊंगा मैं, सिंपल, ये बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है। और दूसरा मुझे एक और काम करना है कि जब तक मेरा कोई यूजर लॉगिन नहीं है, वो कभी भी किसी राउट को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। एक तो ये देखना है, और दूसरा ये कि जो यूजर लॉगिन है, मुझे APIs के ऊपर भी वो चीज लगानी है, ऑथराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि जो बंदा लॉगिन है, फर्ज करें कि एक चीज है, मैंने ऑथेंटिकेशन लगा दी लॉगिन वाली, लॉगिन के बाद मैं कोई भी राउट एक्सेस कर सकता हूँ। फर्ज करें कि आप GIS के पोर्टल पे आए, आप लॉगिन कर लें। अब आप जो एक्शन परफॉर्म करा रहे होंगे उस API के ऊपर, होना क्या चाहिए, आप सिर्फ अपनी API को एक्सेस करवाएं। ऐसा क्यों होगा, बराबर वाली की API को एक्सेस करके उसकी ID डाल के उसका नाम चेंज कर दें, तो ये चीज भी गलत है। तो होना क्या चाहिए कि सिर्फ आप उन चीजों को एक्सेस कर पाए जो कि किसकी है, आपकी है। उसके अलावा आप किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाए। तो मुझे हैशिंग बता दें, हैशिंग क्या होती थी। हैशिंग क्या बताया था लास्ट टाइम, कि डेटाबेस के अंदर जो हम पासवर्ड रखे होते हैं, तो किसके अंदर कन्वर्ट करके रखते हैं, हैश के अंदर। अब हैश में कन्वर्ट करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं।
मैंने आपको ये एक तो आर्गेट प्रोफेशन के बारे में बताया था, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिक्रिप्ट के बारे में, और ये हैश बनता किस तरह ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्या होते हैं हमारे पास, इसके ऊपर चलते हैं कोई ना कोई टेक्स्ट, और उसके बाद होता है हमारे पास सॉर्ट राउंड। सॉर्ट राउंड क्या होते हैं कि किसी भी पासवर्ड के ऊपर सॉर्ट राउंड चलता है, वो कन्वर्ट हो जाता है उस एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिथम पीछे यूज हो रहा है, एक दफा उस पूरे एल्गोरिथम से हमारा पासवर्ड होकर गुजरता है। तो जब पासवर्ड एल्गोरिथम से होकर गुजरा तो क्या हो जाता है, पहली दफा हैश। तो ये तो हो गया एक दफा वाला, कितने राउंड चले इसके ऊपर, 1 शॉर्ट राउंड। लेकिन अगर मुझे उस पासवर्ड को और सिक्योर बनाना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना ज्यादा हम शॉर्ट राउंड लिखेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पासवर्ड का हैश स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर मैं शॉर्ट राउंड चला दूं 1000, मैं ये काम कर सकता हूं। देख कोई बात, हैश बनता है, वो एन्क्रिप्शन क्या होती है उस प्रोसेस को कहते हैं। जो एन्क्रिप्शन के बाद आपके पास चीज आती है उसको आप क्या कह रहे हो, ये क्या बन गया आपके पास एक हैश। लेकिन जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एन्क्रिप्शन का प्रोसेस। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपका जो हैश है, जो आपका फाइनल हैश बन के आया, अगर वो एक बार एनक्रिप्ट हो जाए तो वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने किस लाइब्रेरीज को यूज किया है, हमें ये नहीं पता कि उसने हैश को कन्वर्ट किस तरह किया। ये लाइब्रेरीज वो वाली चीज एक्सपोज नहीं करती। अगर ये चीज एक्सपोज हो जाती तो फिर आप क्या कर सकते, आप ये कर सकते थे कि आप उस हैश को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकें। तो अगर आपको ये तरीका पता चल जाता है कि आपके पास जो लाइब्रेरी ने हैश जो कन्वर्ट किया है किस तरीके से बनाया, किस एल्गोरिथम को यूज करके बनाया, कितनी चीजें उसके ऊपर रन की, तो उसी सेम मेथड को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, वापस उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप किसी भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं तो कभी भी उस पासवर्ड को आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पासवर्ड आप डिक्रिप्ट करना ही नहीं है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है, मैं बता भी चुका हूँ कि अगर मेरे पास एक दफा पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया, इनक्रिप्शन की फॉर्म किस तरह होती है, यहाँ पर अगर कहीं दिखा दें, नहीं दिखाया हुआ, ये रहा, ये आपके पास हैश बन के आ गया, ये रहा। ये हमारे पास अब किसका बना, ये माई सीक्रेट का ये वाला हैश बन के आ गया। अब जब ये हैश बन के आ गया तो ये डेटाबेस में क्या सेव होता है, मैंने क्या बताया था, डेटाबेस में सेव होता है हमेशा हैश। अब जब डेटाबेस के अंदर हैश सेव हो गया तो क्या जो यूजर आएगा वो अपना हैश डाल रहा होगा, यूजर क्या डालेगा, वापस आके अपना पासवर्ड डालेगा, जो पासवर्ड उसने पहली दफा साइन अप करते हुए दिया था। और साइन अप करते दौरान मैंने क्या किया था, जब उस यूजर को सेव कर रहा था डेटाबेस के अंदर, तो मैंने पहले उसका हैश बनाया था, फिर डेटाबेस में सेव किया। अब सवाल ये है कि अगर यूजर हर बार आके अपना पासवर्ड ही डाल रहा है तो ये मैं कैसे मैच कर सकता हूँ कि पासवर्ड और हैश बराबर है। तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं उस हैश को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेकर आऊं, लेकिन हमने एक चीज मैंने आपको बताई कि कभी भी हम हैश को वापस डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चीजें नहीं पता वो किस तरह से हैश उसका क्रिएट हुआ। तो कभी भी हैश से पासवर्ड में तो नहीं आ सकता। अगर हैश से पासवर्ड में आ सकता तो हैकर के लिए भी बड़ा फायदा था। लेकिन मैंने क्या किया, पासवर्ड सिक्योर ही इस वजह से किया है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तो अब जब अगर हैश पासवर्ड के अंदर दोबारा आ ही नहीं सकते, दोनों को मैच किस तरह करूं, मैं बता चुका हूं वैसे। ठीक है, तो पहली दफा जब हमने साइन इन किया है, साइन इन करते हुए क्या किया, हमने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करा है। इसी तरह जब मैं लॉगिन भी कर रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप पासवर्ड डालते हैं, अगर आप पासवर्ड लिख रहे हैं अली, उसका हैश सेम बनेगा। अगर आपने सॉल्ट राउंड उतने ही चलाए, उसका हैश क्या बनेगा, सेम। अगर मैं दूसरी दफा भी अली का हैश बनाता हूँ, उसका हैश भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब जब हैश सेम बन रहा है हर बार, तो यूजर भी तो आपको एक चीज नोट करेंगे, एक मिनट, यूजर भी तो साइन इन के दौरान क्या डाल रहे हैं, हैश डाल रहे हैं, वो पासवर्ड डाल रहा है, और लॉगिन के टाइम पे वही पासवर्ड डाल रहे हैं। या साइन इन और लॉगिन के दौरान जब वो सेम पासवर्ड डाल रहा है, दोनों का हैश सेम बनेगा। अगर मैं 2 दफा हैश बनाता हूँ, क्या दोनों दफा हैश सेम बनेगा? और अगर हैश सेम बन रहा है तो क्या दोनों हैश को मैं आपस में मैच करवा सकता हूँ, ये वाला हैश हैश के बराबर है, पासवर्ड मैच हो जाएगा। क्या मुझे अपना पासवर्ड दोबारा से डिक्रिप्ट करने की जरूरत पड़ी?
जी आप पूछे। सवाल ये है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई यूजर ने अपना ईमेल पासवर्ड डाला, क्या हम उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं आप कर सकते हैं अगर आप डेवलपर है तो। एज ए डेवलपर आप क्या काम करते हैं कि ज़ाहिर ईमेल पासवर्ड आपके पास आएगा, जो यूजर ने ईमेल पासवर्ड डाला आप उसकी ईमेल भी देख सकते हैं, उस टाइम पे आप उसके पासवर्ड भी देख सकते हैं। लेकिन ये आप कब कर रहे होते हैं? डेवलपमेंट फेज के अंदर। डेवलपमेंट नहीं, एक वही बता रहा हूँ, जब आप डेवलपमेंट फेज में होते हैं, डेवलपमेंट फेज में आप क्या कर रहे होते हैं कि सारी टेस्टिंग करने के लिए आप उसको चीजें चेक कर रहे होते हैं, फिर ये सारे काम करने। जब आपका टूल डेवलपमेंट फेज में सही चल जाता है, फिर आप जाते हैं कौन सी फेज पे? डिप्लॉयमेंट फेज में, प्रोडक्शन फेज में। डिप्लॉयमेंट फेज पे आप क्या काम कर रहे होते हैं कि यूजर ने ईमेल पासवर्ड दिया, ईमेल पासवर्ड देने के बाद वो क्या कर दे कि बस मैं उसी टाइम पे उसका हैश बनाऊं और डेटाबेस के अंदर उसका हैश रखूं। और ये मैं क्यों करवाता हूं? ताकि जो ओनर है, जिसकी एप्लीकेशन है वो भी हमारा पासवर्ड नहीं देख पाए, क्योंकि वो हम क्या कर रहे होते हैं कि वो एनवायरनमेंट क्या दे रहे होते हैं उसको? सिक्योर। फेसबुक जितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है वहां पर पासवर्ड क्या होता है? इस फॉर्म में रखा जाता है आपका हैश के फॉर्म में। कभी भी आपको पासवर्ड इस तरह नहीं रखा जाता कि जो डेवलपर है, जो आपकी कंपनीज वाले, वो भी आपका पासवर्ड नहीं देख पाए। लेकिन तरीके हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आप डेवलपर हैं, कोड आपने लिखना है, अथॉरिटी आपके पास है, आप ये वाली चीज देख सकते हैं। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं आप ऐसा काम करते नहीं है। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वाले ये सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन आप कर सकते हैं। क्या चीज? अच्छा, फॉरगेट पासवर्ड में भी ये होता है कि फॉरगेट पासवर्ड जब आप कर रहे होते हैं, आपके पास वो चीज चेक करता है कि जो बंदा है फॉरगेट करने के लिए आया, क्या पहले ये मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो पहले वो आपको ना ऑथेंटिकेट करता है कि जो फॉरगेट पासवर्ड कर रहा है, क्या ये वही वाला बंदा है कि नहीं। तो जब आप फॉरगेट करते हैं ना, फॉरगेट करते हुए वो आपको डायरेक्टली कह देता है कि आप अपने न्यू पिन और कंफर्म पासवर्ड रखें। वो क्या करता है, पहले आपके पास उसी ईमेल पे पहले फाइंड करता है उसको डेटाबेस के अंदर। तो अगर वो डेटाबेस के अंदर ईमेल मिलती है, फिर वो क्या करता है, वो जाके आपको भेजता है ईमेल कि आपकी जो ईमेल है, अब अगर आपने वहां से वो वेरीफाई की एज अ ओटीपी आ रहा है, कोई भी चीज अगर आपने वेरीफाई कर दी, अब वेरीफाइड हो गया कि आप वही यूजर हो जो यहाँ पर फॉरगेट कर रहे हैं। फिर अगर आपने ये चीजें वेरीफाइड हो गई, फिर आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड रखते हो, तो अब बस आपकी चीज फिर आपकी पुट की पेज चल रही होती है, पुट या बैच की, वहां पर जाके उसी यूजर के अंदर वो पासवर्ड फिर वो क्या कर देता है, अपडेट। लेकिन अपडेट भी जब कर रहा होता है वहां पर भी कौन सी फॉर्म में रखता है वो? हैश की फॉर्म। कभी भी आपका पासवर्ड ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं रखा जाता। जी मैंने आपको कहा कि आपका हैश कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन तब जब आपको तरीका बताओ। ये वाली जो लाइब्रेरीज हैं, ये आपको तरीका कंफर्म नहीं करें किस तरह आपने हैश बनाया, और आप कभी भी इसके हैश को कन्वर्ट कर भी नहीं सकते। अगर आपको हैश वाला तरीका पता आप कर सकते हो, लेकिन ये जो लाइब्रेरीज है, जिस तरह बीक्रिप्ट हो गई, जिस तरह ये वाली लाइब्रेरी हो गई, ये चली इस वजह से रही है कि इनका पासवर्ड कभी डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ पीछे बहुत सिक्योर चीजें, बहुत सिक्योर एल्गोरिथम्स लिखे हुए, तो इनके पासवर्ड को ना आप कभी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी अगर आपको तरीका पता चल रहा है तो आप, तो एक तो ये मैंने आपको हैश वाला तरीका बताया था लास्ट टाइम, ये मैंने हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, आज भी हमने वही किया है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी JWT। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारे पास बीक्रिप्ट क्या, सॉरी, हैश और आपका JWT टोकन, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? पीछे वाले अगर हमें बता दें, क्योंकि पीछे वाले शायद पीछे वाली लास्ट क्लास में भी आए थे, आप लोग भी क्लास में पढ़े भाई, सिर्फ आगे वाले नहीं पढ़े। अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या बीक्रिप्ट और JWT का टोकन ये दोनों सेम चीज है? बीक्रिप्ट कह दिया मैंने, सॉरी, हैश और JWT का टोकन, क्या ये दोनों सेम चीज है? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि आपका हैश कभी भी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन JWT टोकन को आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो आपका हैश कभी भी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप JWT का टोकन बनाते हैं, टोकन आपका दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। किस तरह? अगर आपका टोकन वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है तो कोई भी ले आए, उसके बाद टोकन लगना चाहिए, वो जाके क्या करे, आपका टोकन क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अच्छा, जब आप हैश बना रहे होते हैं, हैश के दौरान ना आपके पास
जो जार्गन्स यूज होते हैं वो होते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के, लेकिन जब आप टोकन वाली बात कर रहे होते हैं वहां पर आपके पास जार्गन्स यूज होते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग। JWT का टोकन जब बन रहा है वो क्या होता है इनकोड, जब आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं वो क्या हो जाता है डिकोड। ठीक है, तो JWT का टोकन क्या डिकोड हो सकता है? हो सकता है। किस तरह डिकोड होगा? डिकोड किस तरह होगा आपको क्या बतानी पड़ेगी उसके अंदर? अपनी सीक्रेट की। कौन सी सीक्रेट की? कौन सी सीक्रेट की? जो कि आपने टोकन जनरेट कराते हुए बनाई। तो अगर आप जरा सी भी यहाँ पर ना की को आगे पीछे करते, जो आपने की दी, फर्स्ट करें आपने दी अली 1 2 3, या आपने कब दी थी टोकन बनाते हुए। अब अगर आप टोकन को डिकोड कराते हुए अली 1 2 3 नहीं देंगे तो आपका कभी भी टोकन वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, आपके पास एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिग्नेचर, इस तरह का कुछ। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि टोकन जो होते हैं वो आपके एक्सपायर भी होते हैं। एक्सपायर क्यों होते हैं? कि कुछ एप्लीकेशन होती है कि जो कि आपको एक्सेस देती है किसी चीज का, कि आप एक दफा लॉगिन करो वन टाइम, वो कभी भी आपसे दोबारा लॉगिन नहीं मांगते। लेकिन कुछ एप्लीकेशन होती है जो कि क्या कर रही होती है, आपसे रोज रोज लॉगिन मांग रही होती है। किस तरह? नहीं, एक तो होता है वन डे वाला। बैंक वाले जो एप्लीकेशन वाला फ्लो है वो क्या है, जब भी आप उसको ओपन करोगे वो क्या करते हैं उस वाली फ्लो के अंदर के जैसी आपकी एप्लीकेशन बंद हुई आपका टोकन एक्सपायर। लेकिन जब आपका एक दिन वाला प्रोसेस है तो उसके अंदर आप टोकन कब एक्सपायर करवा रहे होते हैं? हर एक दिन बाद। तो जब आपका टोकन एक्सपायर हो गया, तो होगा क्या है कि आपको अब करना पड़ेगा दोबारा लॉगिन। अगर आप वो चीज दोबारा लॉगिन नहीं कर रहे तो आप कभी भी किसी एपीआई को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो एक चीज आपने रिकॉर्ड देख ली कि अब ये जो मेरा पूरी एपीआई जिस पर डिपेंड कर रही है वो किस पे कर रही है? JWT टोकन पे। और JWT टोकन पे क्यों कर रही है? JWT टोकन के अंदर रखवाता क्या हूं मैं? अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन। टोकन हम ऐसे नहीं बनाते, कोई भी रैंडमली बना कर रखते। टोकन के अंदर लास्ट में मैंने क्या बताया था कि उस टोकन के अंदर आप क्या रख रहे होते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि कौन सा यूजर लॉगिन है, इसकी ईमेल क्या है, इसकी जो भी आपको चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें आप उसके अंदर रख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ टोकन के अंदर क्यों लास्ट में ये चीज रखें? उसकी आईडी, उसकी ईमेल, ये सारी चीजें क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रखते हैं हम? लेकिन गलत जवाब देने कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह खामोश नहीं बैठे। तो कहाँ थे हम? JWT पे थे हम। JWT क्या बताया सर अली ने तक? अभी तक जो डिस्कशन है समझ आई आप लोगों को? तो सर जी बताया क्या रहते हैं? तो सर अभी JWT के बारे में क्या बताते हैं? कोई बताते हैं आप भी? सही। और क्या होता है? मतलब प्रोसेस बताया था सर अली ने कि पहले टोकन लॉगिन होगा, फिर JWT मिलेगा, फिर हम उसे वो कुकीज रख देंगे, फिर और क्या होगा? फिर यूजर साइन अप हो जाएगा। सही। और सही। देखिए जवाब नहीं देंगे ना आप लोग, मजा नहीं आएगा, क्लास में खुश हो जाएगा बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ये चीजें बतानी भी जरूरी है। मैं आपको कोड दिखा के चले जाऊँ, मेरे पास कोड है, लेकिन अगर आपको फ्लो नहीं पता, चीजें नहीं पता, बेकार है। अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, मुझे सच में मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लग रहा है सामने जिंदा लाश है। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ाना ना 3 घंटे एक गला खुश करने वाला काम है, और आप लोग अगर इस तरह जवाब नहीं दे रहे तो क्या लग रहा है ऐसा? या तो आप लोग क्लास में ही नहीं है, या तो आपको समझ नहीं आ रहा। दो ही चीज है। तो पहली चीज ये याद रखें कि जवाब दें, चाहे आप जवाब गलत दें। नहीं पढ़ा हुआ हमने, नहीं आता आपको। अगर चीजें आती होती तो हम भी नहीं पढ़ाते। हमें क्या शौक, आपको चीज आती है वही आके दोहरा दे। नहीं आती है आपको, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। कोई हंसेगा आपको, उसको अगली दफा स्टेज पे बुला लेंगे बस। लेकिन जवाब दें, गलत जवाब दें। आपके पास अगर आप सोचेंगे नहीं, सोचना शुरू नहीं करेंगे ना, सवाल नहीं करेंगे, तो फिर आप छोड़े। तो क्या बता रहा था मैं? JWT आपको पता है कि सीक्रेट की सारी चीजें इस तरह टोकन वहां पे डिकोड होता है। लेकिन सवाल आपसे अभी भी यही है कि JWT टोकन के अंदर मैं ये सारी चीजें रखता क्यों? अपनी आईडी, ईमेल, ये सब चीजें।
मैं टोकन ऐसे भी तो रख सकता था, मैं कहता कि यूजर लॉगिन है, कोई भी टोकन रख दो, कोई भी रैंडम नंबर। मैं उसके अंदर वही स्पेसिफिक उस यूजर की आईडी ईमेल क्यों रख रहा हूँ? आप लोग कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने वन टाइम लॉगिन किया, उसके बाद क्या होता है कि अब जब आप दोबारा आते हैं, अगर उस पर प्रोसेस 1 डे वाला लगा हुआ है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास, आपका नाम क्या है? बाबर। आपका नाम क्या है? मोहसिन। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मोहसिन भाई ने अपनी आईडी लॉगिन की हो और कल अगर वो आए तो उनके पास आईडी किसी खुल जाए? बाबर की। क्यों नहीं होता ऐसा? इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने तो सिर्फ लॉगिन किया, लेकिन वो जो आपका उसके अंदर टोकन लगा हुआ है, JW टोकन, उस JW टोकन के अंदर जब आप लॉगिन करवाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। जिस तरह आपकी आईडी मैंने आपको क्या बताया कि आईडी हमेशा क्या होगी? हर यूजर की यूनिक। अगर आपकी आईडी 1 2 3 हो गई, किसी और यूजर की आईडी 1 2 3 नहीं हो सकती, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो अब अगर मैंने टोकन के अंदर 1 2 3 आईडी रखी, तो अब जब मैं उस टोकन को लेके उस टोकन को वापस डिकोड करा रहा हूं, तो डिकोड कराने पे मुझे क्या मिलेगी? आईडी मिलेगी। तो क्या मैं उस यूजर के हिसाब से, उस आईडी के हिसाब से डेटाबेस के अंदर से डेटा फाइंड कर सकता हूं? कर सकते हैं। डेटाबेस की क्वेरीज पढ़ी है आपने कि सिर्फ वही वाला डेटा लेकर आओ जो कि इस आईडी से मैच कर रहा है। अगर वो इस आईडी से मैच ना करे, वो वाला डेटा नहीं लाना। तो अगर आपके पास JW टोकन के अंदर सिर्फ आईडी आ गई, क्या उस आईडी की बेस पे आप अपनी सारी क्वेरी चला सकते हैं डेटाबेस के अंदर? कोई सा भी डेटा हो, आपने डेटा ऐड करना, उसके साथ आपकी आईडी अटैच होगी जाएगी। आपने डेटा मंगवाना है, कौन सा डेटा आएगा जो कि आपके आईडी से मैच हुआ? कौन सा डेटा आप सिर्फ चेंज कर पाओ जो कि आपकी आईडी हो? ऐसा ना हो आपकी आईडी 1 है, आप 2 वाले का डेटा चेंज कर दो। तो इस वजह से हम आईडीज भी कभी इस तरह नहीं रखते। आईडीज भी क्या है हमारे पास? सिक्योर है, क्योंकि अगर आपको एपीआई तो सेम ही होंगी, अपडेट की, पोस्ट की, सारी एपीआई क्या होंगी? सेम होंगी। चेंज क्या होगा? बस आईडी। अगर हमने ये वाली ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई हुई, कोई भी बस लॉगिन वाले काम कर रहा हो कि कोई भी किसी भी राउट पे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप किसी दूसरे यूजर का नाम भी जाके अपडेट कर सकते हो। अगर GIIC के पोर्टल पे भी यही होता, आप फेल हुए होते, आपके हाथ एपीआई लग जा रही है, आप कोई भी एपीआई जाके क्या कर लेते, उस फेल को पास कर लेते। लेकिन क्या आपके पास अपडेट वाली एपीआई एक्सेस है? नहीं है। तो आप भी ये वाला काम कर रहे होते, किसके थ्रू? टोकन्स के थ्रू, JWT टोकन के थ्रू। और बस ये याद रखें कि JWT का टोकन आपकी हर एपीआई के साथ लग के जाता है। JWT का टोकन आपकी कोई भी रिक्वेस्ट अब जा रही है, तो क्या होता है, आपकी हर एपीआई के साथ वो टोकन लग के जाता है। अगर मैं हर एपीआई के साथ टोकन लगा के नहीं भेज रहा, इसका मतलब मैं ऑथेंटिकेट नहीं हूं। टोकन नहीं है तो इसका मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है। टोकन आ रहा है, टोकन आने का मतलब क्या है कि यूजर क्या है? लॉगिन है। लेकिन उस यूजर की इंफॉर्मेशन मैंने निकालनी है, तो मैं किस तरह निकालूंगा? उस टोकन को मैं क्या करवा रहा हूँ? डिकोड। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ा था मिडिलवेयर। मिडिलवेयर कितने लोगों को आइडिया है? मिडिलवेयर ऐसा Q2 से पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो, Next.js में भी हमने मिडिलवेयर पढ़ा है। अब तो वो चेंज हो गया है, अगर आपने असाइनमेंट बनाया हो तो वो मिडिलवेयर चेंज हो गया, किससे? प्रॉक्सी से। अब मिडिलवेयर नहीं है, वो प्रॉक्सी हो गया। लेकिन मिडिलवेयर का आइडिया कितने लोगों को है? थोड़ी सी मायूसी हो रही है देख के, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं इसके अलावा। तो मिडिलवेयर आप देखें, आपने Q2 से पढ़ते हुए, मैं सच में नहीं बुलाऊंगा किसी को भी स्टेज में नहीं बुलाऊंगा, ना ही किसी से पूछूंगा। मिडिलवेयर में खुद बता दूंगा क्या होता है, लेकिन बस मुझे इतना बता दें कि मिडिलवेयर कितने लोगों को पता है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कैसे समझाना है। मिडिलवेयर का आइडिया कितने लोगों को है कि मिडिलवेयर होता क्या है? पूरा फ्लो भले ना पता हो, सुना हो कभी? ठीक है, सुना सबने तकरीबन, पढ़ा नहीं है। जब आपने सुना है तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा। तो मिडिलवेयर क्या होता है? नहीं बता रहा हूँ, बोल दिया आपको मैंने कि मैं ही बताऊंगा। तो मिडिलवेयर क्या होता है कि बस ये समझ लें कि किसी भी रिक्वेस्ट, आपके पास जो भी एपीआई चलती है, वो एपीआई का फ्लो आपको पता है कौन सा फ्लो होता है, लाइफ साइकिल कौन सा होता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सर्वर पे आपके पास क्या जाती है? रिक्वेस्ट। क्लाइंट से सर्वर से आपके पास क्या आता है? रिस्पॉन्स। अब अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ऑथेंटिकेशन का फ्लो बनाया, अब अगर मैंने आपको बताया कि मेरी किसी भी एपीआई के साथ JWT का टोकन नहीं है, इसका क्या मतलब? यूजर लॉगिन
नहीं है। अब आप सिर्फ वो प्रोसेस सोचें, एग्जीक्यूट कर लेंगे, बस प्रोसेस सोचें कि आपके पास JWT टोकन नहीं जा रहा है API के साथ, वो पूरा सर्वर पे जाए, सर्वर से जाके एरर जनरेट हो, फिर सर्वर पूरा क्लाइंट से वो डेटा लेकर आ रहा है, सर्वर के पास वो क्लाइंट को डेटा आ रहा है, क्या पूरी रिक्वेस्ट चली? और सिर्फ अगर टोकन ही नहीं जा रहा, हर बार अगर कोई सिर्फ ये चेक करने के लिए भी ये वाला काम कर रहा है, तो आपके सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट जा रही है, आपके सर्वर पे लोड आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इस चीज से बचना है कि अगर इसके बाद टोकन नहीं है तो मैं क्या चेक कर लूं, और टोकन किसके अंदर लग के जाते हैं, आपके हेडर्स के अंदर। टोकन किसके अंदर लग के जाते हैं, आपके हेडर्स के अंदर। हेडर्स होते हैं, हेडर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये पूछ सकता हूँ, ये इसका मैंने नहीं बोला, हेडर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि हर बार क्लाइंट से क्या लग के जाती है आपके पास, रिक्वेस्ट, और सर्वर से क्या आता है आपके पास, रिस्पॉन्स। क्लाइंट के अंदर रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास काफी सारी चीजें होती है, जिसके अंदर आपके पास एक चीज है हेडर्स। हेडर्स क्या होते हैं, आपकी एपीआई की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपने एपीआई को कॉल करते हुए कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो आप किसके अंदर लगा के भेज दो, हेडर्स के अंदर, और सर्वर उस हेडर्स को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको हेडर्स को बता रहा हूँ कि अब जो हम JWT का टोकन लगा के भेजेंगे, वो टोकन हम कहाँ लगा के भेज रहे होंगे, हेडर्स के अंदर। हर बार ये हर एपीआई के साथ अटैच होकर जा रहा होगा। अगर आपके पास हेडर्स के अंदर एपीआई का टोकन नहीं मिलता, इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं है। और दूसरा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको, मिडिलवेयर वाला, मिडिलवेयर का फायदा क्या है कि अभी हो क्या रहा है कि अगर यूजर के पास टोकन भी नहीं है, तो वो क्या रहा है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है, सर्वर पे लोड आ रहा है, बहुत लोड आ रहा है। तो मुझे करना क्या है कि सर्वर पे जाने से पहले पहले मैं ये चीज फाइंड कर लूं, क्या मेरे पास ये जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इस यूजर ने टोकन लगा के भेजा है कि नहीं भेजा। और मिडिलवेयर होता क्या है कि किसी भी रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले पहले वो उस रिक्वेस्ट को बीच में रीड कर सकता है, किसी भी चेक पॉइंट के ऊपर। क्या होता है मिडिलवेयर, कि रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने से पहले मिडिलवेयर क्या कर सकता है कि किसी भी चेक पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर उस रिक्वेस्ट को रोक के वहां पे चेक कर सकता है। अब अगर वो रिक्वेस्ट के साथ टोकन लग के जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जाने दो, सर्वर पे चले जाएगा। लेकिन अगर उस रिक्वेस्ट के साथ टोकन है ही नहीं, तो हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम उसको दोबारा सर्वर पे जाने देंगे? कभी नहीं जाने देंगे। कि अगर किसी भी रिक्वेस्ट के साथ कभी टोकन लग के आया ही नहीं, आप उस रिक्वेस्ट को क्या कर दोगे, वहीं से वापस। तो जब वहीं से वापस हो गया रिक्वेस्ट, सर्वर पे नहीं गई, क्या सर्वर पे मेरे पास एक्स्ट्रा लोड आया? कभी नहीं आया। तो इस काम के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मिडिलवेयर। कोड्स भी आप लोगों को पता होगा, कोड्स का पता है, कोड्स आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया होगा, कोड्स का आइडिया होगा, कोड्स क्या होता है? कोड्स, अगर आप यही लाइन पढ़ लें तो कोड्स क्या है, कोड्स का आप लोगों के पास ना, आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस पढ़ी है, नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी आपने एपीआई बनाई है। आपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर एपीआई को फ्रंट एंड के साथ भी कनेक्ट किया है, लेकिन क्या अभी वहां पर आपने कभी ये कोड्स वाली एरर देखा है? कभी नहीं आया होगा। ऐसे देख लिया भाई, मैं नेक्स्ट.जेएस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट.जेएस में कभी आपने कोड्स का एरर नहीं देखा होगा, अगर देख लिया आपने तो पता नहीं कैसा आ गया। लेकिन नेक्स्ट.जेएस के अंदर कोड्स का एरर नहीं आता। इसकी वजह, कोड्स का एरर कब आता है कि जब आपके फ्रंट एंड और आपकी बैक एंड दोनों की पोर्ट क्या हो, दोनों के आपके पास जो डोमेन है या पूरी रिक्वेस्ट है, दोनों की यूआरएल क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन नेक्स्ट.जेएस में आपने देखा था कि नेक्स्ट.जेएस आपका सर्वर भी उसी पोर्ट पे चलता था, आपका बैकएंड भी उसी पोर्ट पे चलता था। तो जब आपके पास दोनों पोर्ट सेम है, आपके पास कभी भी वो एरर नहीं आ सकता। लेकिन कोड्स का एरर आता कब है, जब आपके पास फ्रंट एंड किसी और पोर्ट पे हो, बैकएंड किसी और पोर्ट पे हो, तब आपको एक इशू फेस करने को मिलता है कोड्स का। और ये कोड्स पार्ट किसका है, ब्राउजर का। कोड्स किसका पार्ट है, ब्राउजर का पार्ट है। ये मत समझिएगा कि आपके पास बैकएंड का पार्ट है, ऐसा नहीं है। कोड्स वाला जो एरर आता है आपके पास, क्यों आता है कि इसको ब्राउजर चेक कर रहा होता है कि ये वाले जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ किसी भी सर्वर के ऊपर, क्या सर्वर इसको हैंडल कर पा रहा है आसानी से। किस पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से। सर्वर पे जाके चेक कर रहे हैं।
क्योंकि सर्वर ने क्या किया हुआ था कोड को वाइट लिस्ट, जितने भी आपके फ्रंट एंड के यूआरएल है इसको वाइट लिस्ट कौन करता है? आपका सर्वर। वाइट लिस्ट का क्या मतलब कि इस डोमेन से अगर रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन अगर किसी ऐसे डोमेन से रिक्वेस्ट आ जाए कि जिसको सर्वर हैंडल नहीं कर रहा, जिसको सर्वर ने वाइट लिस्ट नहीं किया हुआ, तो कभी भी आपके पास वाला एरर, आपके पास वाला रिस्पॉन्स नहीं है। दो चीजें होती है, बहुत आसान है। क्लाइंट हमेशा एक्चुअल रिक्वेस्ट से पहले एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा जब आप नेटवर्क के टाइप में आते हैं कि एक रिक्वेस्ट आती है पहले प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट। उस प्री फ्लाइट की रिक्वेस्ट में क्या होता है, वो बस ये चेक कर रहा होता है कि क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या सर्वर ने इस यूआरएल को वाइट लिस्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो अगर नहीं किया हुआ था तो आपके पास एक ब्राउजर ही आपको एक एरर दे देता है, कोड्स का एरर। तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आके अपने ब्राउजर का जो यूआरएल है, जो भी आपके फ्रंट एंड का यूआरएल है, आप क्या करते हैं वो बैकएंड के अंदर जाके फिर वाइट लिस्ट कर रहे होते हैं। किस तरह के आप कोड्स के अंदर जाके वाला सारा का सारा पार्ट बता रहे होते हैं। और यहाँ पर कोड्स वाली चीज भी लिखी होगी, यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा सा नीचे ही मिडिलवेयर को तो बताया भाई, यहाँ पर ये देखिए जो मैं आपको कोड्स का बता रहा हूँ ना, कोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? fastAPI.middleware.codes, यहाँ से आपने इंपोर्ट करना है। अब होगा क्या है, यहाँ पर आपने ओरिजिन पास कर दिया। ओरिजिन के अंदर आपने क्या पास किया हुआ है कि कौन कौन से यूआरएल आपने व्हाइट लिस्ट किए। अब अगर आपके पास सिर्फ तीन, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 5173 और रिएक्ट का, जब ये तो रिएक्ट का लोकल होस्ट, यहाँ पर एक बीट का सर्वर होता है व्हाइट का। उससे अगर आप उसके ऊपर आप कभी भी चलाते हैं तो आपके पास ये चलता है लोकल होस्ट 5173, लेकिन आप ये पोर्ट्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या किया हुआ यहाँ पर इस ओरिजिन के आगे अंदर कर दिया उसको व्हाइट लिस्ट। अब जब आपने व्हाइट लिस्ट कर दिया, अब यहाँ पर जो फास्ट एपीआई का सर्वर है, बस इन तीन यूआरएल के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आती है, इन तीन यूआरएल के ऊपर आपको रिक्वेस्ट आती है, तो आपके पास वाला रिस्पॉन्स चला जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं से रिस्पॉन्स आता है तो आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। अब सवाल आपसे ये है, सवाल आपसे ये कि कभी ये मैंने ये वाला काम तो कर दिया था, अब अगर मैं इसी रिक्वेस्ट को पोस्टमैन से कर रहा हूं, यहां पर रिक्वेस्ट भेजा, मैंने यहां पर लोकल होस्ट 3000 बता दिया, लोकल होस्ट 5173 बता दिया, app.com बता दिया। लेकिन अगर मैं इस एपीआई को टेस्ट करना चाहूं पोस्टमैन से, पोस्टमैन पता है, पोस्टमैन से आपको एक्सेस करने की कोशिश करूं, क्या वहां पर आपकी एपीआई का एक्सेस मिल रहा होगा? क्या वहां पर एपीआई का एक्सेस मिल रहा होगा? और सवाल ये है क्यों? बहुत सिंपल सा सवाल है। पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन ब्राउजर नहीं है। कोड्स का एरर कहां पर आता है? कोड्स का एरर कौन देता है? मैंने अभी बताया, कोड्स पार्ट किसका है? ब्राउजर का। तो अगर जब मैं पोस्टमैन पे आ रहा हूं, पोस्टमैन कभी भी आपका ब्राउजर नहीं है, तो पोस्टमैन कभी भी आपको कोड्स का एरर दे ही नहीं सकता। ये एरर कौन देगा आपको? आपका ब्राउजर। ब्राउजर चेक करेगा प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के देने कि आपका ये वाली यूआरएल व्हाइट लिस्ट है कि नहीं। व्हाइट लिस्ट हुआ तो आपके पास उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वाला यूआरएल व्हाइट लिस्ट नहीं है तो आपका ब्राउजर ही क्या कर देगा? आपको एरर दे देगा, कोड्स का एरर। सर्वर को कुछ नहीं पता, सर्वर हमेशा अपनी तरफ से रिस्पांस देगा। ब्राउजर वो चीज आपको नहीं लाके दे रहा, वो क्या, किस वजह से? सिक्योरिटी की वजह से। जी, उसमें जिस तरह ये फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन चलाते हैं ना, आपके पास स्लैश डॉक्स आ रहा है आपकी एपीआई टेस्टिंग के लिए, पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी कलेक्शन आ रही है आपके पास। तो ये किस पे बनी हुई है? स्वैगर यूआई पे। स्वैगर में बनी हुई फास्ट एपीआई आपको ऑटोमेटिक तो बना के देती है। लेकिन जब आप नोड.जेएस के अंदर आते हैं, आप किसी भी और फ्रेमवर्क पे जाते हैं, वहां पर वो वाले फ्रेमवर्क्स आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट को तैयार करके नहीं देते। वहां आपको क्या करनी पड़ती है? खुद बनानी पड़ती है। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो क्या है? पोस्टमैन। ज्यादातर लोग जो फ्रंट एंड बैक एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बैक एंड इंजीनियर फ्रंट एंड वालों को देता है, वो क्या देता है? कलेक्शन। पूरी कलेक्शन बना के कि ये वाली कलेक्शन में एपीआई कौन सी है, ये वाली एपीआई काम किस तरीके से करी, वो पूरा डॉक्यूमेंट बना के देता है। तो फिर आप उस पोस्टमैन के अंदर आके ये वाली चीज करोगे। ये रहा पोस्टमैन, आप लोगों ने देखा ही होगा। इस पोस्टमैन के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर जिस तरह आप एपीआई को टेस्ट करते हैं, इसी तरह आप पोस्टमैन पे भी टेस्टिंग कर रहे होगे। और मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन किस तरह बना के देते हैं? ये आपके पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर आपके ऑथेंटिकेशन और आपके बाकी सारे राउट्स पहले से डिफाइन होते हैं। आप इस राउट के अंदर जाएंगे, आपके पास पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कलेक्शन कौन बना के देता है आपको? बैकएंड वाला, बैकएंड डेवलपर।
लेकिन जब आप फास्ट एपीआई में वाला काम कर रहे हो, फास्ट एपीआई में बैकएंड डेवलपर्स को इसलिए सुकून है क्योंकि फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कौन बना रहा है? स्वयं का नहीं हुआ, फास्ट एपीआई के अंदर इंटीग्रेटेड है, वो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता था? बाकी अगर आप किसी फ्रेमवर्क में भी जाते हैं तो आप क्या करते थे कि आप वाली कलेक्शन खुद बनाते थे। आज के टाइम पे कलेक्शन बनाना भी इतना आसान हो गया, कौन बनाता है? ये क्लाउड को बोलो मेरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो, एपीआईज फाइंड करो, कौन कौन सी एपीआई है, कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं, उसके लिए आप क्या बना के देते हो? एक आपको देता है वहां पर जेसन फॉर्मेट के अंदर कलेक्शन, आप वही जेसन यहाँ पर लाके पेस्ट करना, आपके कलेक्शन बन गए। ये वाली जो कलेक्शन है, ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट से मैंने कहीं पढ़ाने के लिए बनाई थी, मैंने नहीं बनाई, किसने बना के दिया? बहुत सिंपल हो गया आपको। ये कलेक्शन बनाना इजी है, एआई बना देती है और फिर आप यहाँ से अपनी एपीआई को इंटीग्रेट कर होते हैं। तो ये सारा ना जितना भी हमने पार्ट देखा ही है, अब अगर आपको ये वाली थ्योरी समझ आ गई, अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो आपको ये सारा फ्लो समझ आ रहा होगा। मेरे पास पूरा फ्लो तैयार है, मैंने आपको बस ये दिखाना है कि आपके पास ये चीजें इम्प्लीमेंट किस तरह हो रही है, लॉगिन करते हुए क्या हो रहा है, साइन अप करते हुए क्या हो रहा है, अगर मैं लॉगिन नहीं हूं तो क्या हो रहा है। ये सारी चीजें अब कब समझ आएंगी आपको? जब आपके दिमाग में फ्लो क्लियर होगा, JWT हैश, ये सारी चीजें क्लियर होगी, तब आपको एक फ्लो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मुझे बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन पे चले या ब्रेक ले ले? पहले ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। इससे नमाज पढ़ी, वो नमाज पढ़ ली, फिर हम उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखेंगे।